आज का हमारा अध्याय है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अध्याय 4। अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणु और अणुओं से मिलकर बने हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है, और क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, या परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हम अपरमाणु कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे यह पता चलता है कि यह कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है। परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। 4.1 पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 4.1, सूखे बालों पर कंघी कीजिए। क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है? बी, कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए। क्या होता है, ध्यान से देखिए। इन क्रियाकलापों से क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है? यह आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से बना है। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। 19वीं शताब्दी में यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे टॉमसन ने लगाया था। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः परमाणु अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को E- के द्वारा और प्रोटॉन को P+ के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और उसका आवेश +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 माना जाता है। ऐसा माना गया है कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं, जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। हमें इस प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा। प्रश्न 1, केनाल किरणें क्या है? प्रश्न नंबर 2, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं?
4.2 परमाणु की संरचना। हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित है। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। 4.2 टॉमसन का परमाणु मॉडल। टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल बाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे हैं। जैसे चित्र 4.1 में टॉमसन का परमाणु मॉडल दिखाया गया है। ये जो भाग है ये इलेक्ट्रॉन कहलाता है और ये धनात्मक गोला है। ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे टॉमसन 1856 से 1940 का जन्म 18 दिसंबर 1856 ईस्वी में मैनचेस्टर के ईचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में केवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे और उनके शोध के 7 सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला। टॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उनमें धसे होते हैं। दूसरा, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप में उदासीन होता है। यदि टॉमसन के परमाणु मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि हम आगे देखेंगे। 4.2 रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। दूसरा, अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन में बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। यहाँ पर चित्र 4.2 में सोने की परत द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन दिखाया गया है। ये सोने के परमाणु हैं। यहाँ पर ये अल्फा कणों को दिखाया गया है। लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। चित्र 4.2 इससे निम्नलिखित परिणाम निकले। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। दूसरा, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। तीसरा, आश्चर्यजनक रूप से
प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। ई रदरफोर्ड 1871 से 1937 का जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था। उनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। रेडियोधर्मिता पर उनने अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए। 1908 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान लें कि एक बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज़ सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई चारदीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान हैं जिनके बीच से पत्थर निकल जाता है। इसी तर्क के अनुसार एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। पहला, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर एल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा, बहुत कम कण अपने मारक से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। तीसरा, बहुत कम एल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। पहला, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तीसरा, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। गोलाकार कक्ष में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं। 4.2 बोर का परमाणुिक मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। पहला, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी कक्षा का विकिरण नहीं होता है। नील्स बोर 1885 से 1962 का जन्म 7 अक्टूबर 1985 में कोपेनहेगन में हुआ था। 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई। पहली पुस्तक
दी थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी एटॉमिक थ्योरी, और तीसरी दी डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। इन कक्षाओं या कोशों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। चित्र 4.3 में एक परमाणु के ऊर्जा स्तर को दिखाया गया है। यहाँ पर ये नाभिक है, इसके बाद ये कक्षक के है, उसके बाद ये कक्षा L यानी n बराबर 2, ये अगला कक्षा जो है वो M है, n बराबर 3, और अगली कक्षा वो n है, n बराबर 4। ये कक्षाएं या कोश K, L, M, N या संख्याओं 1, 2, 3, 4 के द्वारा दिखाई जाती है। प्रश्न पहला, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। दूसरा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है। तीसरा, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। चौथा, क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा। 4.2.4 न्यूट्रॉन। 1932 में जे चैडविक ने एक अपरमाणु कण को खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अंततः उसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। प्रश्न, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखें। दूसरा, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U है, उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे। 4.3 विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए। पहला, इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n स्क्वायर से दर्शाया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष या k कोश में होगी, बराबर 2 गुणा a का स्क्वायर बराबर 2। दूसरे कक्ष या l कोश में होगी 2 गुणा 2 का स्क्वायर बराबर 8। तीसरे कक्ष या m कोश में होगी 2 गुणा 3 का स्क्वायर बराबर 18। चौथे कक्ष या n कोश में होगी 2 गुणा 4 का स्क्वायर बराबर 32। चित्र 4.4 पहले 18 तत्वों की परमाणुिक संरचना की व्यवस्था चित्र। यहाँ पर यह हाइड्रोजन को दिखाया गया है, यहाँ पर हीलियम को दिखाया गया है, यहाँ लिथियम की ये परमाणु संरचना दिखाई गई है, यहाँ बेरिलियम, यहाँ बोरोन की, यहाँ कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन की, यहाँ ऑक्सीजन की परमाणुिक संरचना, ये फ्लोरीन की, ये नियोन की, ये सोडियम की, ये मैग्नीशियम की, ये एल्यूमिनियम की, ये सिलिकॉन की, ये फॉस्फोरस की, ये सल्फर की, ये क्लोरीन की, और ये ऑर्गन की। इन सब की ये परमाणुिक संरचनाओं को दिखाया गया है। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। तीसरा, किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार बढ़ती हैं। पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना की व्यवस्था को चित्र 4.4 में दिखाया गया है। क्रियाकलाप 4.2 स्थायी परमाणुिक मॉडल तैयार करें तथा पहले 18 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखाएं। दूसरा,
पहले 18 तत्वों के परमाणुओं की संयोजन सारणी 4.1 में दी गई है। प्रश्न 1, कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। दूसरा, अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? 4.4 संयोजकता। हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं या कोषों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बोर-बरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यह देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते। दूसरे शब्दों में उनकी संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य होती है। इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी या बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनको त्याग करने से होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में की गई है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम प्रत्येक के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता एक कही जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्यूमीनियम की संयोजकता क्या है? यह क्रमशः 2 और 3 है, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 तथा एल्यूमीनियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है, तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान है, अतः उसकी संयोजकता यहाँ सारणी 4.1 में विभिन्न शेलों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के साथ पहले 18 तत्वों के परमाणुओं का संयोजन दिखाया गया है। यहाँ पर तत्व का नाम, यहाँ प्रतीक, परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों का वितरण और संयोजकता। हाइड्रोजन परमाणु का प्रतीक चिन्ह H है। परमाणु संख्या 1, प्रोटॉनों की संख्या 1, न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, इलेक्ट्रॉनों का वितरण K में 1, संयोजकता 1। हीलियम में हीलियम का प्रतीक चिन्ह H और E, परमाणु संख्या 2, प्रोटॉनों की संख्या भी 2, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 2, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2, इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वो K कक्षा में 2 और संयोजकता है वो 0। लिथियम में प्रतीक चिन्ह Li, परमाणु संख्या 3, प्रोटॉनों की संख्या भी 3, न्यूट्रॉनों की संख्या 4, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3, इलेक्ट्रॉनों का वितरण कक्षा K में 2, L में 1, संयोजकता 1। बेरिलियम में प्रतीक चिन्ह Be, परमाणु संख्या 4, प्रोटॉनों की संख्या भी 4, न्यूट्रॉनों की संख्या 5, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है K कक्षा में 2, L में भी 2, संयोजकता 2। बोरोन में प्रतीक चिन्ह B,
परमाणु की संख्या 5, प्रोटॉनों की संख्या 5, न्यूट्रॉनों की संख्या 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, इलेक्ट्रॉनों का वितरण Km में 2 और L में 3, संयोजकता 3, कार्बन का C, परमाणु संख्या 3, प्रोटॉनों की संख्या 6, न्यूट्रॉनों की संख्या 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, इलेक्ट्रॉनों का वितरण K कक्षा में 2, L कक्षा में 4, संयोजकता 4। नाइट्रोजन का प्रतीक चिन्ह N, परमाणु संख्या 7, प्रोटॉनों की संख्या 7, न्यूट्रॉनों की संख्या 7, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, इलेक्ट्रॉनों का वितरण K में 2, L में 2, 5, संयोजकता 3। ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह O, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक 8, प्रोटॉनों की संख्या 8, न्यूट्रॉनों की संख्या 8, परमाणु इलेक्ट्रॉनों का वितरण है K में 2, L में 6, संयोजकता 2। फ्लोरीन का प्रतीक चिन्ह F, 9, 9, 10, न्यूट्रॉनों की संख्या 9, K कक्षा में 2 और L कक्षा में 7, संयोजकता 1। नियोन का प्रतीक चिन्ह Ne, 10, 10, 10 और 10 और इलेक्ट्रॉनों में कक्षा का वितरण 2 और 8 और संयोजकता 0। सोडियम में Na, 11, 11, 12, 11, 2, 8, 1 और 1। मैग्नीशियम Mg, 12, 12, 12, 12 और परमाणु कक्षा में K में 2, L में 8 और अगले में 2, संयोजकता 2। एल्यूमिनियम प्रतीक चिन्ह Al, 13, परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या 13, न्यूट्रॉनों की संख्या 14, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13, इलेक्ट्रॉनों का वितरण K में 2, L में 8, अगले में M में 3, संयोजकता 3। सिलिकॉन का प्रतीक चिन्ह Si, परमाणु क्रमांक 14, प्रोटॉनों की संख्या 14, न्यूट्रॉनों की संख्या 14, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 और इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है K में 2, L में 8 और M में 4, संयोजकता 4। फॉस्फोरस P, परमाणु क्रमांक 15, प्रोटॉनों की संख्या 15, न्यूट्रॉनों की संख्या 16, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15, K में 2, L में 8, M में 5 और संयोजकता 3 और 5। सल्फर का प्रतीक चिन्ह S, परमाणु क्रमांक 16, प्रोटॉनों की संख्या 16, न्यूट्रॉनों की संख्या 16, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16, परमाणु K में 2, L में 8 और M में 2, संयोजकता 2। क्लोरीन Cl, परमाणु क्रमांक 17, प्रोटॉनों की संख्या 17, न्यूट्रॉनों की संख्या 18, इलेक्ट्रॉन की संख्या 17, इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है K कक्षा में 2, L में 8, M में 7 और संयोजकता 1। ऑर्गन का प्रतीक चिन्ह Ar, परमाणु क्रमांक 18, प्रोटॉन की संख्या 18, न्यूट्रॉन की संख्या 22, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, 2, 8, 2, अष्टक 8 में से 7 घटाकर प्राप्त की जाती है और इस प्रकार फ्लोरीन की संयोजकता 1 है और ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार किया जा सकता है। इस परिकलन से ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। प्रत्येक 18 तत्वों की संयोजकता 4.1 के अंतिम स्तंभ में दी गई है। प्रश्न 1, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप उनकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे? 4.5 परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या, हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे Z के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या Z समान होती है। वास्तव में
तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इस प्रकार कार्बन के Z बराबर 6। इस प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। 4.5 द्रव्यमान संख्या। एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए उनमें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12 U है, क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। 6U प्लस 6U बराबर 12। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27 U है, 13 प्रोटॉन प्लस 14 न्यूट्रॉन। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है। द्रव्यमान संख्या, तत्व का प्रतीक और परमाणु संख्या। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन को इस प्रकार लिखा जाता है N14 और 7। प्रश्न पहला, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब ए परमाणु की परमाणु संख्या क्या है? बी परमाणु का क्या आवेश है? सारणी 4.1 की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। 4.6 समस्थानिक। प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को लें। इसके 3 परमाणु की स्पीशीज होते हैं, प्रोटियम H11, ड्यूटेरियम H1 और 2, ट्राइटियम H1 और 3। प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 है। इस तरह के अन्य उदाहरण हैं कार्बन C 6 और 12, कार्बन C 6 और 14, क्लोरीन Cl 14, 17 और 35 तथा 17 और 37। इन उदाहरणों के आधार पर हम समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। एक ही तत्व के परमाणु जितनी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। बहुत से तत्वों में समस्थानिकों का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है। उनका द्रव्यमान 35U और 37U जो 3:1 के अनुपात में होते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए? आइए इसका पता लगाएं। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का योग होता है। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित होता है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान होगा 35 गुणा 76/100 प्लस 37 गुणा 25/100 बराबर 105/4 प्लस 37/4 बराबर 142/4 35.5U। इसका मतलब यह नहीं है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या 35.5U है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं
तो इसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और औसत द्रव्यमान 35.5 यू होगा। समस्थानिकों के अनुप्रयोग। कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित है। पहला, यूरेनियम की एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। दूसरा, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। तीसरा, घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। 4.6 समबारिक दो तत्व कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और ऑर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार कीजिए। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है समबारिक कहा जाता है। प्रश्न, चिन्ह एच, डी और टी के प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों को सारणीबद्ध कीजिए। दूसरा, समस्थानिक और समबारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इस तरह से ये हमारा अध्याय पूरा हो गया है।